नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गृजेश वशिष्ठ। जैसे जैसे दुनिया में बुरी घटनाएं घटती हैं, नेता लोग, सरकार में बैठे हुए लोग ये खोजने लगते हैं कि इसके अंदर से आपदा में अवसर कैसे निकालूं। चीन के साथ भारत का एक नया पंगा होने की तैयारी चल रही है। जितना बड़ा पंगा होगा उतना ज़्यादा देश प्रेम जागेगा, जितना बड़ा पंगा होगा उतना ज़्यादा आपदा में अवसर मिलेगा, जितना बड़ा पंगा होगा उतना ज़्यादा भारत के लोगों को वोटों में तब्दील किया जा सकेगा। पंगा क्या होने वाला है? दरअसल एक बहुत ही असंभव टाइप की चीज़ जिसको 75 सालों में कई कारणों से छुआ तक नहीं गया, अब चीन और उसके स्थायी दोस्त जो हमारे यहाँ सत्ता में हैं वो उसका हल निकालने के बजाय उसको उलझाने की तैयारी में लग गए। मसला क्या है? मसला ये है कि राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद चीन के और भारत के बीच में अब पक्का है। अब या तो राजनाथ ने इसको कह दिया कह के ख़त्म कर दें, क्योंकि ये वो सरकार है जो कहती थी ना कोई घुसा है ना घुसेगा, सैनिक मारे गए, डिनाई करते रहे, कब्जा कर लिया उसने हमारा शहर, नकारते रहे हमारा इलाका, सारी चीज़ें चलती रहीं। लेकिन अब राजनाथ सिंह ने ऐसा कुछ कहा है जो आपको चौंका देगा कि इनको अचानक क्या हो गया भाई। और ये इन्होंने कहा है कि अब तो हमको चीन के साथ में सीमा विवाद का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। यानी आज बैठ के तय कर लो कहाँ तक चीन का इलाका है, कहाँ तक हमारा इलाका है। भैया खेत की मेंढ का विवाद जो होता है ना, वो भी सुलझाना मुश्किल होता है। और चीन के मामले में आप एक बड़ा स्थायी समाधान शब्द का इस्तेमाल करके एक नया बयाना ले रहे हो। अभी तक क्या होता था? डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट, ये बातें होती थी कि भाई लड़ो झगड़ो नहीं, अब नहीं पता है कि हमारी ज़मीन कहाँ तक है, उनकी कहाँ तक है, हमारा दावा कुछ है, उनका दावा कुछ है, तो हम इसका रास्ता निकालें। तो आप कहेंगे कितनी अच्छी बात तो कह रहे हैं, एक बार परमानेंट निकाल लो भैया, यहाँ तक मेरी मेड़ है, वहाँ तक तेरा खेत है, तो टेंशन नहीं रहेगी। ये हमारे यहाँ रोज़ रोज़ का झंझट ख़त्म होना चाहिए। सुनने में बहुत हसीन टाइप का एक आइडिया लगता है, लेकिन इस आइडिया में बड़ी सारी दिक्कतें हैं और ये समस्या बहुत बड़ी है। ये वो समस्या नहीं है कि बांग्लादेश को थोड़ी सी ज़मीन दे दी और मोदी जी ने सेटल कर दिया चीज़ों को, कुछ ठेके वेके मिल गए, बिजली घर के, कुछ और ठेके मिल गए। खैर, समस्या क्या है इसको समझते हैं और इसका स्थायी समाधान चाहिए। उस समस्या का जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है भारत चीन सीमा विवाद। भारत की चीन के साथ में जो सीमा वो मिलती है वो 3488 किलोमीटर लंबी है। 3488 किलोमीटर लंबा जो बॉर्डर है, और जहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं, भारत कहता है ये हमारी जगह है, चीन कहता है ये हमारी जगह है। अब ये जो है यही सीमा विवाद है। इसको लेकर एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाया गया कि ठीक है भैया, बाद में तय कर लेंगे कौन सा खेत किसका है, कौन सा किसका है। अभी यहाँ तक जुताई तुम कर लो, यहाँ तक जुताई हम कर लें, ठीक है, अभी के लिए, फिर बाद में हम परमानेंट तय करेंगे। आप जो मानते रहो कौन सी जगह कहाँ की है वो अलग रखो, और आपस में जो दूसरी चीज़ें हैं हमारी, उनको हम ये मेड़ के खेत के विवाद में आपसी संबंध खराब नहीं करेंगे। हमारा जो रिश्ता है खाने पीने का, ब्यारू करने का, चौपाल में बैठने का, हम लठ नहीं फोड़ेंगे एक दूसरे को। ये ठीक है, जब हम रास्ता निकाल लेंगे तो तय कर लेंगे कि कौन सा खेत कितना किसका है। ये एक अंडरस्टैंडिंग चली आ रही है 75 साल से। भारत बहुत सारी जगहों पर अपना दावा जताता है, चीन अपना जताता है। ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। अब ये स्थायी समाधान की जब बात करने जाएंगे ट्रंप जैसे लोगों के राज में, तो दूसरे दिन ही आगे कहेगा सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो। आज किसी ने मुझे वो एक मीम भेजा, उसमें ट्रंप कह रहा है कि ये किसने तुमको मेरा नंबर दिया। भाई यहाँ पे हम पति पत्नी के बीच में सीज फायर नहीं कराते हैं। गुस्सा कर रहा है ट्रंप और एक फ़ोन आ गया, तो सीज फायर वाले कका, ये तो नाम हो गया चच्चा। खैर,
भारत कहता है कि अरुणाचल हमारा है और चीन कहता है कि ये अरुणाचल नहीं है, ये साउथ तिब्बत है और ये हमारा है। अक्साई चिन्ह जो है लद्दाख के पास, ये लद्दाख का हिस्सा है, भारत का हमारा अपना है। भारत कहता है, चीन कहता है ना ये हमारा है। 1962 में उसने उस पर कब्जा कर लिया था, तब से बैठा हुआ है, कह ना जी हम नहीं देंगे, ये तो हमारा है। इसी तरह से देप्साम, डेमचोक और चुमार, लद्दाख के ये 2-3 अलग अलग इलाके हैं। यहाँ सेना की गश्त और पोस्ट को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता है। हमारी सेना कहती है यहाँ तक हम गश्त करेंगे LAC में, यहाँ तक हमारे पास आ रहा है, वो कह रहे नहीं आप यहाँ तक करो। और इसमें कई बार विवाद हो जाता है, पिछले दिनों जैसे मैंने बताया। और चूंकि दोनों की भी समझौता है तो एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे, तो वो मारपीट पहलवानी में भी जो है उस दूसरी तरह के हथियारों से, जो धारदार भी नहीं है वो भी नहीं है, लेकिन वो लकड़ी डंडों से एक दूसरे को कई बार ज़्यादा घायल कर देते हैं। हमारे कई सैनिकों की मौत हो चुकी है। और जो ये वही मामला है जिसमें हमारी सरकार ने कहा था कि ना कोई घुसाए ना घुसेगा। बाड़होटी इलाका भी उत्तराखंड में, वहाँ पर भी कभी कभी चीन घुस जाता है। बैनर वैनर लेके आ जाते हैं, आपने देखा होगा, और वो कहते हैं कि ये हमारा इलाका, यहाँ से दूर हट जाओ, इस तरह का। इसी के अलावा भूटान और भारत और चीन के वहाँ पे एक डोकलाम इलाका है, आपको याद होगा, और यहाँ इसको लेकर भी भारत चीन में विवाद रहता है। भारत गया था वहाँ डोकलाम पे खाली कराने के लिए, उसके बाद पता नहीं क्या समझौता हुआ, हम वापस आ गए। वो जनरल रावत हमारे होते थे, उन्होंने बयान दिया कि भाई ये तो हमारा है और ये चीन कैसे घुस गया। बाकायदा उसमें NDTV ने, तब NDTV दूसरा वाला होता था, उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई कि कैसे कैसे हमारे डोकलाम में ये घुस के बैठ गया चीन। तो जनरल रावत ने कुछ सख्त बयान दिया, तो वहाँ से जवाब आया कि एक बार आप जो भी बोले ना, जवान संभाल के बोले, और जो बात करनी पहले अपनी सरकार से पूछ लो क्या बात हुई है। अब आप इससे सोचिए, जो भारत का डिफेंस चीफ था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उस आदमी को इस तरह से चुप होना पड़ा। खैर, ये सारी चीज़ें जो है ना, इतने सारे विवाद हैं। अब राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं इसका स्थायी समाधान निकालेंगे, हमेशा के लिए इसका स्थायी समाधान निकालो। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब बहुत हो गया, अब तो बंटवारा घर में हो जाएगा, कौन सा कमरा किसका है, कौन सा किसका ही हो जाए, बहुत हो गया मुंह दिखाई। लेकिन ये रास्ता निकलेगा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उलझाने वाली बात है। और इसका एक पॉलिटिकल मकसद ये है कि भारत में एक ऐसा विषय नया जो हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को खड़ा कर सके, और वो जितना ज़्यादा खड़ा होगा अगले चुनाव तक वैसी स्थिति होगी। हमारे यहाँ नैरेटिव कैसे चेंज किया जाता है। मोदी जी के गुजरात के न्यूयॉर्क में जो मेयर का चुनाव लड़ रहा है व्यक्ति, मीरा नायर का बेटा है, उसने मोदी जी के ऊपर गुजरात के दंगों को लेकर बड़े गंभीर आरोप लगाए। वहाँ वो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, यहाँ उसको भारत विरोधी बना दिया, भारत के खिलाफ बोल रहा है, ये भारत का दुश्मन है, हिंदुओं का दुश्मन है, सारे हिंदुओं का दुश्मन हो गया, वो सारे भारत का दुश्मन हो गया। फैला दिया नैरेटिव तगड़ा वाला, ये पाकिस्तानी है। अब वो नैरेटिव फैला के क्या किया आपने, एकदम समझ, अरे ये तो व्हाट्सएप वाले को पढ़ना कुछ नहीं, उसको आ गया 2 उसमें और बना देगा, 4 उसमें झूठ मिला देगा, 1 आ जाएगा बस, और उसके बाद में चलता रहेगा। नैरेटिव बन गया आपका एक। तो ऐसे ही नैरेटिव कुछ बन जाएगा और ये हो जाएगा मोदी जी बस परसों ही करने वाले हैं कब्जा आधे चीन पे, या अपना इलाका छुड़ाने वाले हैं। खैर, लेकिन उसकी ये इन्होंने जाके वहाँ पे आहुति दे के आ गए हैं। हालत ये है कि इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको समझाना, क्योंकि जो एक दूसरे के सबूत हम लेके घूमते हैं, उन सबूतों को वो सामने वाला मानने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं 62 की लड़ाई में चीन के साथ जो विवाद हुआ था वो इस बात को लेकर हुआ था कि नक्शे में एक लाइन खींची गई थी, वो एक मोटी लाइन थी, और उस मोटी लाइन में जो ग्रे एरिया था उसको भारत समझता था ये हमारा और चीन समझता था ये हमारा, ऐसा मुझे किसी ने बताया। तो ऐसी स्थिति में जब इतना फ्रेजाइल विवाद हो, इतना बड़ा युद्ध हो चुका हो हमारा चीन के साथ में, उसमें हम परमानेंट विवाद की तरफ बढ़ेंगे तो नए सिरे से एक नया रायता हम पालने वाले हैं। हमारे जो सबूत हैं वो कहते हैं कि पुराने नक्शे और कागजात, ब्रिटिश राज के ज़माने के नक्शे और सरकारी रिकॉर्ड निकाल लो भैया, बैठ जाओ, ये कहाँ पे मैकमोहन लाइन थी, कहाँ पे कैसा था, उसके आधार पर तय कर लो। दूसरा हम ये भी कहते हैं कि अरुणाचल के लोग, लद्दाख के लोग भारत के नागरिक हैं, चुनावों में वोट देते हैं हमारे, और उनकी संस्कृति वगैरह ये सब मिलती जुलती है, इसलिए इलाके हमारे हैं। हम वहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि कई सालों से हमारी सेना वहाँ गश्त कर रही है, इसलिए इलाके हमारे हैं। चीन के अपने लॉजिक हैं, देखिए ये हमारे लॉजिक है, इनको वो नहीं मान रहा है। उसके लॉजिक हैं कि जो पहले 1914 में
सीमा तय हुई थी, जो समझौता हुआ था अंग्रेजों के ज़माने में, वो 1914 का समझौता हम नहीं मानते हैं। और तिब्बत हमारा है, और तिब्बत हमारा है तो साउथ तिब्बत भी हमारा है, अरुणाचल जो इलाका उससे जुड़ा हुआ है वो भी हमारा है। अब आप सोचिए कि ऐसी हालत में क्या स्थायी समाधान निकलेगा, स्थायी सरफुटअव्वल के अलावा। लेकिन जितनी सरफुटअव्वल होगी, जितना तनाव बढ़ेगा, जितनी खींचतान होगी और जितना इस मुद्दे पे कड़वाहट आएगी, उतना ही ज़्यादा इसको वोट में तब्दील किया जा सकेगा, यहाँ भी और वहाँ भी। निश्चित तौर पे भारत का पंगा होगा, अमेरिका का इंटरवेंशन इसमें होगा, जैसे ही अमेरिका उसके साथ पहुंच जाता है ताइवान के साथ में, और चीन के अंदर शी जिनपिंग को इसको भुनाने का मौका मिलेगा। अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है हमारा शी। ये एक एक्चुअल सिचुएशन है। अब आप सोचिए, एक आदमी व्यभिचारी, शराबी, कबाबी राष्ट्रपति बन जाए किसी देश का, पूरी दुनिया में वो जो चाहते एफ वर्ड तक इस्तेमाल करता है, गंदे गंदे शब्दों का, वो मैं यहाँ समझौता करा दूंगा, ये करा दूंगा। ऐसे ऐसे लोग बने घूम रहे हैं और वो जनता को अपने इसी तरह से इंप्रेस करते रहते हैं, सारे लोगों को अमेरिका से बाहर निकाल दूंगा, तालियां तालियां तालियां। राष्ट्रवाद है, दक्षिणपंथ है, ऐसे ही लोगों को जुटाता है। रोजगार गए लोगों के मुसीबत में है, कह रहा है रोजगार दे रहा हूँ, देने के नाम पे छीन लिए। महंगाई अनंत, किसी चीज़ में 40%, किसी में 30% तक रेट बढ़ गए। वो भाई जो है मजे में राष्ट्रवाद में घुसाए हुए आपको। अब हालत ये है कि कौन कौन सी ज़मीन किसकी है, इसको लेके दोनों तरफ के लोग बैठे हैं, सीमांकन करें। अब आप मुझे बताइए, किसी के अंदर पॉलिटिकल विल है? जिसकी भी सरकार भारत में है, मोदी जी की हो या राजनाथ की हो, इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कह दें कि भाई चलो ये 4 इंची जगह चीन की है, हमारी नहीं है। कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कांग्रेस पार्टी, ये सारी पार्टियां पीछे पड़ जाएंगी। तो इतना बड़ा कलेजा चाहिए एक राज्य, क्योंकि उसके बाद 100 साल बाद भी लोग जो है किताबें लिखेंगे, फला आदमी ऐसा था, गद्दार था, नेहरू ने कब्जा कर लिया होता तो पीओके हमारे पास होता, और लड़के बना बनू के करेंगे। तो कोई भी आदमी इतिहास में चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। तो जब ये बातचीत करने बैठेंगे तो ना तो 2 इंची ज़मीन ये देंगे और ना 2 इंची ज़मीन लेंगे, वो देगा नहीं इनको। तो ऐसी हालत में क्या समझौता होगा? मेरे टेशू यहीं अड़ा। आपको लगता है कोई भी पॉलिटिशियन दोनों तरफ का इतना बड़ा दिल करके ये कह देगा कोई बात नहीं, रोज रोज के झगड़े से अच्छा भैया 4 फुट ज़मीन तुम रख लो, ये हम कर लेते हैं? ये नहीं कर सकते। इससे होगा ही नहीं, क्योंकि साफ साफ तय करने की स्थिति नहीं है। जहां विवाद हो वहां समझौता हो जाए। जैसे जो भारत के पास में अरुणाचल वगैरह जो चीन के पास में है, उन चीज़ों को लेके बीच का कोई रास्ता निकाल के और एक परमानेंट जो है कहे कि भैया ये जो LAC है इसी को सीमा मान लेते, चक्कर ख़त्म करो। कब तक लड़ेंगे? क्योंकि आज तक तय ही नहीं है चीन की सीमा कहाँ तक है, चीन की सीमा और हमारी सीमा कहाँ तक है। अब ये बात किसी ने पिछले दिनों अपने इंटरव्यू में कह दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि भाई ये जो LOC है इसी को सीमा मान के बवाल ख़त्म करो, ये रोज़ रोज़ का लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो। उसने कह दिया। अब कह दिया तो उसको कितनी गाली पड़ रही है। तो जो भी समाधान निकालने जाएगा उसको कुछ ज़मीन तो देनी पड़ेगी। जैसे मोदी जी, और ख़ास तौर पे जो दक्षिणपंथी सरकार में अगर ये भी पक्ष में हुए तब तो और बवाल करेंगे। जैसे मोदी जी ने बांग्लादेश को बहुत सारे सेक्टर दे दिए, बहुत सी ज़मीन दे दी, बदले में थोड़ी ज़मीन उनसे ले ली, और ये कहा कि ज़्यादा हमने दी है कि भाई हम सीमा विवाद को सुलझा रहे हैं, स्मूथ बना रहे हैं। दूसरे लोगों ने कोई रायता नहीं फैलाया, उनको लगा एक जेन्युइन टाइप का केस है। जैसे रुपए की कीमत गिरी तो राहुल गांधी का ट्वीट आ गया कि रुपए की कीमत गिरती है तो उससे लोगों का व्यापार बढ़ता है, हम इसकी निंदा नहीं करेंगे, हम नहीं करते हैं, हम दूसरों की तरह नहीं। इनके केस में दूसरा हो जाता है। तो अब ये है कि ये कोई भी आदमी अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं है। अब क्या हुआ कि पहले भी हमारे बीच में समझौते हो चुके हैं, 93 में, 96 में जो शांति समझौते थे उनका पालन कर लो, उनको भी कोई मानने को तैयार नहीं होगा। तो ये जो स्थायी समाधान की बात करके राजनाथ सिंह बोल के आ गए हैं, ये स्थायी समाधान जैसी कोई चीज़ है नहीं। ये स्थायी समाधान बोल के एक स्थायी विवाद बड़ा करने की कोशिश है, और उस बड़े किए गए विवाद में देश के लोगों को उलझाने की कोशिश है। अगर ये विवाद युद्ध में बदला तब भी अमेरिका की मौज है, और नहीं बदला तब भी अमेरिका की मौज है, क्योंकि भारत अभी हाल के सालों तक, इस साल का मुझे आंकड़ा नहीं पता है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है।
अमेरिका को और क्या चाहिए, रूस को क्या और चाहिए, लड़ो और हथियार खरीदो। वो यही तो कर रहे हैं, यूक्रेन को लड़ाते हैं, हथियार दे दे के रख देते हैं। वहाँ इजराइल को इतने हथियार बेच चुके हैं, धनाधन धनाधन धनाधन। जहाँ मौका आए उलझा दो। अभी ईरान के साथ जैसे उलझे नहीं इजराइल ईरान, सब लोगों ने हथियार खरीदने शुरू कर दिया। हमारे मोदी जी ने भी बहुत सारे हथियार खरीदने शुरू कर दिए अडानी जी से। तो जैसे जब जहाँ तनाव होगा, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ, इसके तुरंत बाद समीक्षा शुरू हो गई होगी, कौन कौन सी चीज़ें हमको और चाहिए अगली बार अगर ऐसा टेंशन हुआ तो। पाकिस्तान भी कहेगा और कौन कौन सी चीज़ रख लें ऐसी कि पिछली बार टेंशन होगा तो हम ये मुकाबला करें। क्या होगा, वो सारे के सारी और ज़्यादा हथियार खरीदे जाएंगे। और हथियारों की बिक्री कैसे होती है, मतलब 10-20 हज़ार रुपये का लोहा लगा के $10 मिलियन का हथियार तैयार हो जाता है। बस हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा ये है, बेचे जा रहे हैं। मौके पे चलेगा कि नहीं चलेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, किसी को नहीं पता। उसका आयरन डोम देखो, डेविल स्लिंग। जब असली मौका आया ईरान वाला तो नेतन्याहू खुद ही छुपते हुए जगह नहीं मिल रही थी। कोई बॉर्डर छोड़ के भाग रहा है, कोई जो है वो बंकर में घुस रहा है। आप सिचुएशन को समझिए ना। तो ऐसे में ये तनाव बढ़ेगा, उससे किसी को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ये अलग मसला है। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि इस तनाव में वोट पक्के होंगे। अगर जिन लोगों को ये वीडियो अब तक का सारा समझ में आ गया हो, वो अभी चाहे तो इसको क्विट कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ें और बैकग्राउंड की अब बताना चाहता हूँ जो बहुत वैल्यू ऐड करेंगी। लेकिन कई बार लोगों को लगता है बोर हो गया, वीडियो लंबा हो गया। इसलिए 2020 की झड़प, आपको पता है 4 चीनी सैनिक मारे गए। 1962 के युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैनिक टकराव था। दोनों देशों के हज़ारों सैनिक सीमा पर तैयार कर दिए गए थे, तैनात कर दिए गए थे। एक तनाव बढ़ गया था। जब आप सीमा विवाद पे एक सहमति है जो जहाँ वहाँ टिका रहे, तब जब आप एक स्थायी समाधान निकालोगे तो क्या बातचीत से ऐसे समाधान निकलेगा जो मैंने बताया? तो समाधान निकालने के लिए क्या होगा? गोली, तमंचे, बंदूक? क्या युद्ध चीन से लड़ने के लिए हम तैयार हैं? हमारा विदेश मंत्री तो कहता है वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ये है, हमसे क्या पंगा ले लें क्या? और कहीं ना कहीं वो सही कहता है। ये सिचुएशन 2023 में दोनों देशों ने ट्रुप पुल बैक किया कि भाई ठीक है, अब हो गया टेंशन, हम सेना से अपनी सीमा वापस ले लेते हैं। और वापस दोनों देशों में हवाई सेवाओं की बहाली हो गई, संपर्क बढ़ाने की दिशा में काम शुरू हो गया। तो ये आपका जब छोटा मोटा तनाव होता है इसको मैनेज कर लेते हो। भारत का रुख भी बदल गया है। अब जो है वो जल्द समाधान की जगह स्थायी शांति की दिशा में शब्दों का प्रयोग करता था, बॉर्डर डिमार्केशन और इस तरह की बातें करता था ताकि एक रास्ता बीच का निकलता रहे। लेकिन अब बात हो रही है स्थायी समाधान, परमानेंट। ये क्यों हो रही है पता है आपको? ये इसलिए हो रही है उस एससीओ में जो घनघोर बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, हर दिन उसकी हमसे तुलना होती है। और ये जो बैठा है कक्का, जिसको मैं कहता हूं शराबी कबाबी जुआरी, ये आदमी भारत और ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी और उनका सेनाध्यक्ष मुनीर अक्सर दोनों की तुलना करेगा। और हमारे सट्टी पुट्टी वालों से कुछ निकलते ही नहीं। मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ चक्कर है भाई साहब, कहीं ना कहीं कोई नस दबी है, पता नहीं क्या दबी है, जो भी है। अब वो एससीओ की बैठक में जो है ना, क्या हुआ कि भारत, रूस, पाकिस्तान, चीन, बहुत सारे देश हैं इसमें। उन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे मसलों पे बातचीत की, उसमें आतंकवाद की भी बात है। तो आतंकवाद का घटनाक्रम हो रहा है। तो बलूचिस्तान वाला मामला तो ले रहे हो पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान भारत के ऊपर आरोप लगाता है। और भारत के अंदर पहलगाम में 24 लोग मार दिए, टूरिस्ट थे, निहत थे, उसको लिस्ट नहीं किया गया। तो ये कहने को तो ये बहुत बुरे लोग हैं, इन्होंने लिस्ट नहीं किया, लेकिन डिप्लोमेसी डिमांड नहीं मांगती। ये नहीं है कि हम रोए हमारे साथ अन्याय हो गया ना, हम रोएंगे भी तो सिचुएशन को कमांड करने के लिए रोएंगे। हम जो चाहेंगे वो हो, इसके लिए हम रो भी लेंगे। लेकिन डिप्लोमेसी में स्थिति को नियंत्रण करना होता है, समाधान अपने हाथ में रखना होता है, ना कि रोना होता है देखो जी हमारे साथ भेदभाव हो गया। ऐसा करके जीवन में कोई वैल्यू एडिशन आप नहीं करने वाले हो। लेकिन आप एससीओ में वहां जाके ये हुआ कि अब क्या हुआ, जो जाहिर बात है साझा प्रस्ताव में साइन तो करेंगे नहीं जब हमारा पहलगाम नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि खिसियाट है हमारी,
तो उस खिसियाट में राजनाथ सिंह ये करके आ गए हैं। अब करके आ गए हैं तो ये चीज़ ये बताती है कि दोबारा से दोनों देशों के बीच एक ट्रस्ट डेफिसिट की वापसी हो जाएगी। जो एक विश्वास का वातावरण बना है वो चला जाएगा। अब लगेगा भैया कि जो है वो ये धोखा दे सकता है या ये कर सकता है, तनाव हो गया ना। इस बयान भर से उन्होंने अपने यहाँ डिप्लोमेटिक लेवल पे, सैन्य स्तर पे, बहुत सारी जगहों पे तैयारियां शुरू कर दी होंगी। हमारे यहाँ तो हमने बयान दिया तो सोच के ही दिया होगा, पता नहीं तैयारियां की नहीं की हैं, उम्मीद की जाती की होंगी, लेकिन ऐसी उम्मीदें टूटती रहती हैं हमारी, ये भी हमको पता है। चीन इस वक्त चुप है और वो किसी भी तरह से पब्लिकली इस पर कोई रिएक्शन देना नहीं चाहता है। या तो वो राजनाथ सिंह को सीरियसली नहीं ले रहा है, लेकिन चूंकि रक्षा मंत्री ने उनके रक्षा मंत्री से कहा है तो वो लेना चाहे ना लेना चाहे, या हो सकता है मोदी जी से वो कहे कि भाई हम तो झूला झूले हुए हैं यार, आपको हमने मूर्तियों वाला म्यूजियम घुमाया था तो क्या ये पंगा है, बोले चुप रहो, बोलने दो। कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि चीन के साथ में हमने बनाया था संघी चीनी भाई भाई, कैसे आरएसएस के दफ्तर में चीन के प्रतिनिधिमंडल कम्युनिस्ट पार्टी के आते हैं, जिन कम्युनिस्टों को गाली देते हैं। इनके प्रतिनिधिमंडल अटल जी के ज़माने से ही चाइना जाते हैं और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के वहाँ विजिट करते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते जानते हैं। तो जो भी है, और उसमें एक अपने आप में नई समस्या खड़ी हो गई है। 75 साल से जिस चीज़ को हमने दबा संभाल के रखा था और साथ साथ जीना सीख लिया था, अब फिर से घर के बंटवारे का वही विवाद खड़ा होने वाला है, और एक ऐसा विवाद जिसका समाधान निकलना बहुत मुश्किल है। अब लोग कह सकते हैं कि आप नकारात्मक बात कर रहे हो, लेकिन ये मामला दो देशों के बीच का मामला है। जो जरा जरा सी बात पे 20-20 फुट पे लड़ जाते हैं, लोगों को मार डालते हैं सीमा पे, वो लोग एक सहमति कैसे ला सकते हैं? और जिसकी ऐसी सहमति जिसमें बहुत पॉलिटिकल विल चाहिए। कोई भी आदमी झुकना नहीं चाहेगा 1 इंची, उसको लगेगा पब्लिक मुझे मारेगी वोट में जाऊंगा तो ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर और जटिल मसला है जो राजनाथ सिंह ने एक बयान देके खड़ा कर दिया है। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? क्या भारत इसी को नीति मानकर आगे बढ़ता है, या भारत इसको बयान तक छोड़ देता है और मोदी जी फिर उसको सामान्य कर देते हैं? ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन जो भी है, एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जो आने वाले दौर में इतनी बड़ी समस्या बन सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। लेकिन इसी आपदा में अवसर भी घरेलू राजनीति में बीजेपी ढूंढ सकती है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बीजेपी क्या, कांग्रेस वाले भी इसमें घुसेंगे, वो भी मौके का फायदा उठाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।